किसी भी कुल का बच्चा अपनी रुचि के अनुसार गुरु के पास जाकर, आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करके उसी वर्ण का बन सकता था और उसी शिक्षा के आधार पर गुरु उसको वर्ण का नाम देता था। महर्षि मनु की वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था के कुछ बिंदुओं को विस्तार से समझना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था में का किस प्रकार से निर्माण होता था और उसकी प्रक्रिया क्या थी, इस बात को विस्तार से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया को सही तौर पर न समझने के कारण हम लोगों में वर्ण व्यवस्था के विषय में भ्रांति उत्पन्न होती है और हम जन्मना जाति व्यवस्था और कर्मणा वर्ण व्यवस्था में भेद नहीं कर पाते। वर्ण व्यवस्था की वैदिक प्रक्रिया में लगभग 5 स्तर होते थे, जिनमें पहला वर्ण धारण, दूसरा वर्ण निर्धारण, तीसरा वर्ण परिवर्तन, चौथा वर्ण पतन अथवा वर्ण बहिष्कार। ये जो स्थितियां हैं, ये संपूर्ण वैदिक वर्ण व्यवस्था का चित्र हमारे सामने स्पष्ट कर देंगे। कैसे होता था वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ? किसी भी कुल में जो बच्चा उत्पन्न होता था, वह शिक्षा प्राप्त न करने के कारण किसी भी वर्ण का नहीं होता था। सामान्यतः उसको ये कहा जाता था कि वे सब बच्चे शूद्र के समान हैं, चाहे ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ है, चाहे क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुआ है, चाहे वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ है अथवा शूद्र के कुल में उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होने के बाद बालक माता पिता की रुचि के अनुसार गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए जाता था। गुरु उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसको शिक्षा दीक्षा प्रदान किया करता था। प्रवेश की 3 अवस्थाएं थी। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, राज्य है बलार्थिनो षष्ठे, वैश्यस्य यह अर्थिनो अष्टमे। जो बालक ब्रह्म तेज की अधिक कामना करता है, अधिक विद्वान होना चाहता है, ब्रह्मचर्य के पालन से अधिक तेजस्वी होना चाहता है, ऐसा बालक 5वें वर्ष में जाकर गुरुकुल में, पाठशाला में प्रवेश ले। और जो क्षत्रिय अधिक बल की कामना करता है, अधिक शस्त्रों में निपुण होना चाहता है, अपनी क्षत्रिय विद्या में अधिक पारंगत होना चाहता है, शीघ्र पारंगत होना चाहता है, तो वह 6ठे वर्ष में प्रवेश ले ले। और जो वैश्य बनने का इच्छुक बालक व्यापार में अधिक उन्नति चाहता है, अधिक धन कमाने की इच्छा रखता है, वह 8वें वर्ष में ही गुरुकुल में प्रवेश ले सकता है। अन्यथा उनकी सामान्य जो आयु है वह क्रमशः 8,
11 और 12 वर्ष की होती है। कोई भी बालक 8 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में जाता है, जो ब्राह्मण बनना चाहता है वह ब्राह्मण बनने की इच्छा प्रकट करता है, गुरु उसको ब्राह्मण वर्ण की दीक्षा देता है। जो व्यक्ति क्षत्रिय बनना चाहता है, जो बालक क्षत्रिय बनना चाहता है, गुरु उसको क्षत्रिय वर्ण की शिक्षा और दीक्षा देता है। जो वैश्य वर्ण की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, गुरु उसको वैश्य वर्ण की शिक्षा और दीक्षा दिया करता है। इस बात से उसका कोई संबंध नहीं है कि वो किस कुल में उत्पन्न हुआ है, उसकी रुचि क्या है। आज की व्यवस्था से इस बात को हम भली भांति समझ सकते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो वह उसी प्रकार के विद्यालय में उसको प्रवेश दिलाते हैं। अगर वे वाणिज्य में उसको प्रवीण करना चाहते हैं तो वहां प्रवेश दिलाते हैं। अगर वे सेना में अधिकारी बनाना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल में उसको प्रवेश दिलाते हैं। जिस प्रकार आज रुचि के अनुसार उसी प्रकार के शिक्षालय में प्रवेश दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी कुल में उत्पन्न होने वाले बच्चे गुरुकुल में जाकर के अपनी रुचि गुरु के समक्ष प्रकट करते थे, अथवा उनके माता पिता प्रकट करते थे कि हमें इस बच्चे को इस वर्ण का बनाना है। गुरु उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके, उपनयन संस्कार करके उनको उसमें दीक्षित करता था और उसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा उनको प्राप्त कराता था। इस मध्य में यदि किसी बच्चे की रुचि में परिवर्तन होता था, तो जैसे आज स्कूल में प्रवेश लेने वाला कोई विद्यार्थी अगर कॉलेज में पहुंच करके ये समझता है कि मुझे ये नहीं इस विषय को पढ़ना है और वो अपने विषय को, फैकल्टी को बदल लेता है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी बच्चे की रुचि में परिवर्तन आता था अथवा वह उस वर्ण के अयोग्य प्रतीत होता था गुरु को, तो वह उसको उस वर्ण में प्रवेश दे देता था जिस वर्ण की योग्यता उसको हुआ करती थी। और इस प्रकार पाठशाला में, गुरुकुल में वह विद्यार्थी एक वर्ण की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करता था और स्नातक बनता था। दूसरी प्रक्रिया आती थी वर्ण निर्धारण की। वह शिक्षा दीक्षा तो प्राप्त करता था, किंतु वर्ण का निश्चय, वर्ण की घोषणा स्नातक बनते समय गुरु किया करता था। वह इस बात की घोषणा करता था कि यह ब्राह्मण है, यह विद्यार्थी क्षत्रिय है और यह वैश्य है, और उसी घोषणा को प्रामाणिक माना जाता था। यह काम आज भी होता है। आज भी शिक्षा संस्थान ही इस कार्य को करते हैं। विश्वविद्यालय विद्यार्थी ने जो कुछ पढ़ा होता है उसी के अनुसार उसको उपाधि प्रदान करता है। कला संकाय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बीए की उपाधि दी जाती है। वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बीकॉम की उपाधि दी जाती है। विज्ञान संकाय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विज्ञान स्नातक बनने की उपाधि दी जाती है, घोषणा की जाती है। इसी प्रकार इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाने की घोषणा और उपाधि उस समय की जाती है जब वो स्नातक बनते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरुकुलों में स्नातक होते समय गुरु लोग उनके वर्ण का निर्धारण करते थे, उनके वर्ण की घोषणा करते थे, और उसी वर्ण निर्धारण के अनुसार वह बालक समाज में आकर के अपने व्यवसाय को अपनाता था, किया करता था, और समाज उनको उसी रूप में मान्यता प्रदान करता था। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज।
संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद।